नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरटीआई का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें हम आपके सवालों को लिए हैं, यानी आरटीआई के प्रति जितने भी सवाल हैं आम आदमी के मन में, उन सवालों का हम यहाँ पे आज जवाब देंगे। और फिर तीसरे पार्ट में हम आपको एकदम स्पष्ट लिख करके दिखाएंगे कि आरटीआई का आवेदन कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये कानून क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि यहां भारत में मालिक कौन है? जनता, यानी कि संप्रभु है जनता। संविधान से भी बड़ी जनता है, क्योंकि संविधान को भी जनता ने ही बनाया है। लेकिन जब कर्मचारी कोई काम करते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम होता है, तो उसकी इंक्वायरी या उनका जो रिपोर्ट है वो उनके सीनियर चेक करते हैं, अधिकारी चेक करते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो भी एक नौकर है। वास्तविक मालिक कौन है? जनता। लेकिन जनता को ये अधिकार ही नहीं है कि वो जान सके कि हमारे कॉलेजों में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकारी कंपनियों में क्या हो रहा है। जनता कुछ नहीं जान सकती, केवल उसके सीनियर जान सकते हैं, जबकि वो नौकर हैं। इसलिए यह सैद्धांतिक रूप से ये देखा गया कि मालिक जनता है, लेकिन जनता को देखने का कोई अधिकार ही नहीं है, सूचना पाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए जनता को सूचना दी जाए, इस उद्देश्य से आरटीआई लाया गया। और 12 अक्टूबर 2005 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन आरटीआई कानून पूरे देश में लागू हुआ। और इस दिन से जनता वास्तविक रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करना समझ गई, क्योंकि इसके पहले तक केवल मत देने का अधिकार था, यानी कि वोट करते थे, यही उनका अधिकार समझा जाता था। उसके बाद कुछ नहीं, कोई जवाबदेही नहीं होती थी जनता के प्रति। लेकिन अब आरटीआई के माध्यम से कम वो जान सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरटीआई के दायरे में कौन कौन आता है, इसको एकदम स्पष्ट क्लियर बताइए। तो देखिए, आरटीआई के दायरे में जनता का टैक्स, एक लाइन में समझिए कि जनता का टैक्स जिस भी विभाग में जाता है, यानी कि सरकार को टैक्स कौन देता है? जनता। और सरकार ही उस टैक्स से आमदनी करती है और वही पैसा सरकारी कंपनियों को देती है, कोई काम करती है। तो जिस भी विभाग में जनता के टैक्स से काम हुआ है, उस विभाग की रिपोर्ट जनता ले सकती है, उसका ये अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या पूरा खर्चा सरकार देखती है, पूरे स्टाफ का पेमेंट सरकार करती है, पूरा रखरखाव सरकार करती है। तो सरकार पैसा कहाँ से ला रही है? सरकार को पैसा जनता दे रही है, यानी कि टैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस सरकारी कॉलेज में क्या चल रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट लेने का अधिकार जनता को है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, कोई अनुदान सरकार का न आ रहा हो, तो इसका मतलब कि वहां पे जनता का टैक्स खर्च नहीं हो रहा है, तब जनता को उसका ब्यौरा लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन इसी कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज ही है, अगर उसी प्राइवेट कॉलेज में 50% या 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की है, यानी आधा पैसा प्राइवेट जिनका कॉलेज है वो खर्च कर रहे हैं और आधा पैसा सरकार खर्च कर रही है, तो भी जनता को इस कॉलेज से रिपोर्ट लेने का अधिकार है। ठीक, अच्छा, तो अब इसके दायरे में और अगर व्यापक में जाएं तो आप चले जाइए कोर्ट, चले जाइए। तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी प्रकार के कोर्ट हैं, सारे कोर्ट का ब्यौरा आप ले सकते हैं। यहां तक कि जो डिसीजन आया है, अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय, उसका भी आप कॉपी मंगवा सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। हालांकि जो निर्णय होते हैं वो वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं, फिर भी आप उनका निर्णय मंगा सकते हैं। अगर कार्रवाई चल रही है तब नहीं, कार्रवाई खत्म हो गई, अंतिम निर्णय आ गया, तो उसकी कॉपी आपको मंगाने का अधिकार है, मंगा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप परीक्षा कॉपी भी प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा कॉपी यानी कि आपने जो परीक्षा दिया है या कॉलेज में, स्कूल में,
तो वो परीक्षा की कॉपी, परीक्षा पुस्तिका जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रिंट आउट आप मंगा सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। ये आपका अधिकार है। यही नहीं, कोर्ट मैरिज जो होता है, तो कोर्ट मैरिज में तीसरे पार्टी का, यानी जिनका कोर्ट मैरिज हुआ है, उनका भी जो सर्टिफिकेट होता है, उनकी भी कॉपी आप आरटीआई के माध्यम से मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान, सेक्रेटरी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जितने भी प्रकार के पद हैं, सभी किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी पूरी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक लाइन में समझिए कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबसे आप आरटीआई लगा करके उनका ब्यौरा ले सकते हैं। उनको ये भी अधिकार नहीं है पूछने का कि आप सूचना क्यों पाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये अधिकार उनको क्यों नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं आगे। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि वो आपके आरटीआई को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो रिजेक्ट कब कर देते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, जैसे आप किसी विभाग में आरटीआई लगाए, ठीक, एप्लीकेशन दिए कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए, अगर वो सूचना किसी थर्ड पार्टी के बारे में है और वो थर्ड पार्टी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, जिस सूचना को सार्वजनिक हो जाने से उसको काफी नुकसान है, तो उसके लिए यहां पर कर्मचारी मना कर सकते हैं, सूचना देने से मना कर सकते हैं। या फिर ऐसी सूचना जिस सूचना के लीक हो जाने से प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ जाए, यानी कि दंगे होने लगे, संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसी सूचना भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तब भी मना हो सकता है। यानी आपको वही सूचना दी जाएगी जिस सूचना से कोई नुकसान न हो, बल्कि पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अब ऐसा नहीं कि कोई सरकार कोई खुफिया विभाग में कोई प्लानिंग कर रही है कुछ भी करने के लिए, और वो जो सूचना है अगर वो लीक हो जाए तो उससे शत्रु देश को जानकारी हो जाएगी, या यहीं पे जो शत्रु देश के लोग हैं रह रहे हैं उनको जानकारी हो जाएगी, या यहाँ के नागरिक ही जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके प्रति अगर कोई प्लानिंग बन रही है तो उनको जानकारी हो जाएगी। सूचना लीक हो जाने से सब गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसी भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, मना हो सकती है। तो सबसे सार्वजनिक प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आरटीआई लगाई कहाँ जाती है, मतलब एप्लीकेशन लिख करके भेजा कहाँ जाता है। तो ये तो हम अगले पार्ट में देखेंगे, लेकिन अब अभी आपको बता देते हैं। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, एक केंद्र की संस्थाएं हैं और एक राज्य की संस्थाएं हैं। केंद्र की संस्थाओं में कौन कौन आएगा, जैसे एसएससी है वो केंद्र की है, रेलवे है केंद्र की है, बैंकिंग है वो सब केंद्र की है। राज्य में कौन आएगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था राज्य की स्पेशल है मानी जाती है, पुलिस है राज्य की व्यवस्था है। तो मान लीजिए कि आप पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू ग्राम प्रधान ने एक वर्ष में क्या क्या किया, इसकी रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं, तो क्या काम करेंगे। ग्राम प्रधान के नाम से एक आरटीआई दाखिल होगी, जिले में एक सेंटर बनाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक सूचना देने वाला अधिकारी नियुक्त होता है। हर विभाग का एक सूचना देने वाला अधिकारी नियुक्त रहता है। तो उसके कार्यालय में उस पते पर जब आप एप्लीकेशन देंगे तो वह 30 दिनों के भीतर सूचना देगा आपको। इसी तरह से केंद्र वाले में भी अगर आप करते हैं तो भी 30 दिनों के भीतर सूचना देगा। तो ये तो हो गया प्रक्रिया कि आप कहां पर भेजेंगे। तो जहां पर आपको सूचना प्राप्त करनी है उसके कार्यालय में आप भेजेंगे। इसको आपको पता करना पड़ेगा, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे भेजेंगे। बाई पोस्ट 10 रुपए की फीस है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उसकी फोटो कॉपी लगा देंगे तो वो भी नहीं लगेगा, अन्यथा 10 रुपए का इसमें चार्ज रखा गया है। तो 10 रुपए का चार्ज प्लस जो आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो 10 पेज का होगा या 20 पेज का होगा तो उसके लिए प्रति पेज के हिसाब से अलग चार्ज। तो मान लीजिए कि 20 रुपए आप पोस्टल ऑर्डर लगा दीजिए, या 20 रुपए कैश ही लिफाफे में बंद करके पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट का भी खर्चा आपको अलग से देना पड़ेगा, 25-30 रुपए जो आएगा। और साथ में आपको ये भी लिखना होगा कि अगर ये पैसा कम पड़ता है पेज के हिसाब से तब भी मुझे भेज दिया जाए या मुझे सूचित किया जाए, मैं और पैसा भिजवा दूंगा। इस तरह से भी लोग लिखते हैं।
तो कहने का मतलब कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जब आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँचता है तो फिर वो 30 दिनों के भीतर जवाब देते हैं और वो भी बाई पोस्ट ही भेजेंगे। ये उनका खर्च है, जब उधर से वो भेजेंगे तो ये सरकारी खर्च माना जाएगा, आपका नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि वो 30 दिनों के भीतर अगर सूचना नहीं देता है या सूचना मना कर देता है देने से, कोई रिस्पांस नहीं करता, तो आप अपील करेंगे। यहां प्रथम अपील और द्वितीय अपील, 2 अपील हैं। तो पहली अपील कहां करेंगे? जिस विभाग में आपने एप्लीकेशन दिया है कोई रिस्पांस नहीं आया, उसी विभाग का एक अधिकारी होता है, सीनियर अधिकारी होता है सूचना विभाग का, आप उसके पास अपील करेंगे। वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कोई सूचना नहीं मिली या मन मुताबिक जवाब नहीं मिला, तब आप द्वितीय अपील करेंगे। और द्वितीय अपील कहां होगी? द्वितीय अपील होगी अगर राज्य की संस्थाओं में आपने एप्लीकेशन दिया है तो राज्य सूचना आयोग के पास जाएगी अपील। और अगर केंद्र की संस्थाओं में आपने पहले एप्लीकेशन दिया था, आरटीआई लगाया था, फिर प्रथम अपील किया था, नहीं हुआ, तब आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील करेंगे। तो कहने का मतलब पहली बार आप एप्लीकेशन देंगे सूचना प्राप्त करने के लिए, 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। नहीं प्राप्त हुई तो प्रथम अपील करेंगे उसी विभाग के अधिकारी, सीनियर अधिकारी के पास। अगर वहां से भी सॉल्व नहीं हुआ तब आप अपील करेंगे दूसरी, राज्य की है तो राज्य सूचना आयोग के पास, केंद्र की है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास। अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं हुए तब आप सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में आप सीधा जा सकते हैं। ये प्रक्रिया है इसकी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरटीआई लगा लगा करके लोग सरकारी विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों को परेशान भी करते हैं, ऐसी भी पेपरों में सूचना आई है, ऐसा भी माना जाता है। तो देखिए, वास्तव में ऐसा है नहीं। हुआ क्या कि पहले जिस विभाग की रिपोर्ट चेक करनी है उस विभाग का बड़ा अधिकारी चेक करता था, तो वो उसी विभाग का होता था, तो अगर कुछ गड़बड़ भी है तो बात बन जाती थी। लेकिन अब उसी फाइल को उनका अधिकारी तो चेक ही कर सकता है, आम जनता भी चेक कर सकती है, क्योंकि आम जनता मालिक है। तो ये उनको नागवार गुजरता है कि एक आम व्यक्ति भी हमारी फाइलों को चेक करे, इसलिए वो ऐसा अफवाह उड़ाते हैं कि लोग जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोग बार बार एप्लीकेशन क्यों देंगे, लोग जानबूझकर क्यों परेशान करेंगे? एप्लीकेशन लिखने में 1 घंटा लगेगा, लिख करके पैसा उसमें वो खर्च करेंगे, मतलब पैसा डालेंगे उसमें, फिर वो जाएंगे पोस्टल ऑर्डर, मतलब जहाँ से पोस्ट करेंगे डाक खर्च देंगे, वहाँ आने जाने में भी समय वेस्ट होगा। तो इतना किसके पास समय है कि वो फालतू आरटीआई लगाएगा? तो ये केवल अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि ये किसी भी विभाग को अच्छा नहीं लगता कि हमारी रिपोर्ट एक आम व्यक्ति जान सके। एक आखिरी प्रश्न है कि आरटीआई के दायरे में तो केवल सरकारी संस्थाएं आती हैं, यानी हम सूचना सरकारी संस्थाओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने अपने बच्चे को किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दे दिया है या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो क्या हम वहाँ से, ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम जान सकें कि वो विद्यालय किस तरह से पढ़ा रहा है, किस तरह की वहाँ क्रियाएं हो रही हैं? क्योंकि हम तो पैसा वहाँ दे रहे हैं ना, आम जनता भले नहीं दे रही, सरकारी टैक्स वहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन हम तो दे रहे हैं, तो हमें तो जानने का अधिकार है। तो देखिए, इसके लिए क्या है, अगर आरटीआई की बात करें तो वैसे तो आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आप जा सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आरटीआई के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ आरटीआई नहीं लगा सकते। इसके लिए करना क्या होगा, हर स्कूल या कॉलेज भले ही प्राइवेट हो, वो किसी सरकारी संस्था से जुड़े होते हैं, उनको वहाँ से मान्यता प्राप्त होती है। तो जिस विभाग से वो जुड़े हैं, जहाँ से उनकी मान्यता प्राप्त है, जहाँ से सर्टिफिकेट बनता है, आप वहाँ आरटीआई लगाइए और इनके बारे में पूछिए, तो वो इनके बारे में आपको सूचना देंगे। यानी कि आप डायरेक्ट प्राइवेट संस्थाओं से आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप सरकारी संस्था से, जहां से वो अटैच है, वहां से इनकी सूचना आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा
कि अधिकांश संस्थाओं से डायरेक्ट आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और कुछ संस्थाएं जो प्राइवेट हैं वहां से भी आप इनडायरेक्ट में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कल आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है, हेडिंग क्या होती है, पता किस प्रकार से लिखेंगे, ये पूरा हम बिल्कुल लिख करके आपको दिखाएंगे।